हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। एक बार पुराना सेशन जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी में हमने जो फर्स्ट फीचर किया था दैट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट आपका क्या है? सप्लाई। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का मिक्सचर, तो ऐसे में ये कर योग्य घटना है और ऐसी घटना पे, ऐसी इवेंट के हैपन होने पे आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी अंडर जीएसटी। सेकंड हमने किया था एप्लीकेबल ऑन सप्लाई। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, और सप्लाई इज अ वाइडर टर्म जिसमें सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटल ये सब आता है। नेचर ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपका टाइप ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है दैट इज विद इन द स्टेट, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है दैट इज एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। इंपोर्ट्स कर रहे हैं दैट मीन्स बाहर वाली कंट्री से इंडिया में सामान मंगवा रहे हैं तो कस्टम्स ड्यूटी और आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और एक्सपोर्ट्स के केस में जीरो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स हैं ये, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमने किया था बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, दैट इज जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रही हैं उस हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में कंज्यूम हो रही हैं दैट मीन्स कि destination of goods and services is in India, so GST will be applicable. And if goods and services are supplied outside India, that is जो कंजम्पशन है वो बाहर वाली कंट्री में हो रही है, इंडिया में नहीं हो रही, तो ऐसे में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सपोर्ट्स के केस में सिंस जो गुड्स हैं वो आउटसाइड इंडिया कंज्यूम हो रही हैं तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। और इंपोर्ट्स के केस में क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंडिया में कंज्यूम हो रही हैं इसलिए इंपोर्ट्स के केस में जीएसटी लगता है। नेक्स्ट आपका आता है इट इज अ ड्यूअल जीएसटी मॉडल। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलके टैक्सेस लगाते हैं। अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन द स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है एंड जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सिंस जो गुड्स हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। और आईजीएसटी कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। एक्सपोर्ट्स का ट्रीटमेंट अगर हम देखें, हम पहले भी कर चुके हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जीरो रेटेड हैं। और जीरो रेटेड क्यों हैं? क्योंकि जो सप्लाई है वो इंडिया में नहीं हो रही, सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो रही है। और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली जो भी चीजें इंडिया में सप्लाई नहीं हो रही उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन जीएसटी पे तो नहीं करना, एक तो ये एडवांटेज है एक्सपोर्ट्स के केस में। साथ ही साथ अगर एक वो एक्सपोर्ट यूनिट इनपुट्स खरीदते हुए जीएसटी पे करके आया है उसका बेनिफिट भी उसको मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट्स के केस में तो डबल बेनिफिट है
एक तो जीएसटी पे नहीं करना, साथ ही साथ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका भी एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पर। इंपोर्ट्स के केस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो इंडिया में सप्लाई हो रही हैं, इंडिया में कंज्यूम हो रही हैं, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है एंड आईजीएसटी और बीसीडी दोनों एप्लीकेबल होते हैं। 8th पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि जितने भी टैक्सेस हैं वो सब के सब अब जीएसटी में समा गए हैं, सब्ज्यूम हो गए हैं। कुछ टैक्सेस सीजीएसटी के अंडर सब्ज्यूम हो गए हैं और कुछ टैक्सेस एसजीएसटी के अंडर सब्ज्यूम हो गए हैं। सो 8 पॉइंट्स हम कल डिस्कस कर चुके थे, अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9, जीएसटी रेट्स। जीएसटी के रेट्स कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। जीएसटीसी का मतलब क्या है? जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल है वो जीएसटी के रेट्स डिसाइड करती है। हमारे पास इंडिया में अगर हम जीएसटी की बात करें तो 4 स्लैब्स हैं बेटा, 4 स्लैब्स हैं जिसके अंडर जीएसटी लगता है। एक तो 5% वाली स्लैब है, सबसे छोटी। एक 18% वाली, 12%, 18% एंड 28%। सो ये 4 स्लैब्स हैं जिसके अंडर टैक्स लगता है। और एक आपका इसके अलावा एक वो जो जीरो रेटेड वाली स्लैब है वो तो है ही है, जीरो रेटेड स्लैब। तो जो 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 स्लैब्स हैं। अच्छा, अब ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट के केस में आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी पे करना पड़ता है, और इंटर स्टेट के केस में आपको आईजीएसटी पे करना पड़ता है। अब मान लो कि आप कोई ऐसा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो 5% में आता है, लेकिन आप सप्लाई कर रहे हो इंट्रा स्टेट में, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है। कैसे पे करोगे? क्या 5% यहाँ और 5% यहाँ? ये तो 10% हो गया भाई। नो, ऐसे नहीं करना। आपका टोटल 5% रहेगा, जिसमें से कि ये हाफ हाफ हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 सीजीएसटी में चला जाएगा और 2.5 एसजीएसटी में चला जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5+5 करोगे तो 10 हो गया, और 10% वाली तो हमारे पास कोई स्लैब ही नहीं है। तो इंट्रा स्टेट के केस में ये 5% दो भागों में बट जाता है। सिमिलरली 12% वाली स्लैब के केस में आपका 6% प्लस 6% हो जाएगा। 28% वाली स्लैब के केस में आपका 14% प्लस 14% हो जाएगा। सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट के केस में। इंटर स्टेट के केस में सिर्फ एक ही टैक्स लगना है, दैट इज आईजीएसटी। तो यहाँ पे आईजीएसटी कितना लगेगा? पूरा का पूरा 5%, 12%, 18%, 28%। ये बात समझ में आई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी पे होना है वहां पे यही स्लैब आपकी दो भागों में बट जाती है, और जहां पे आपको सिर्फ आईजीएसटी पे करना है वहां पे पूरी की पूरी स्लैब आपकी ऐसे की ऐसे उठ के एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस इज द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेलिएंट फीचर्स में आता है एल्कोहलिक लिकर। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर हम शराब की बात करें, लिकर या शराब की बात करें, तो जो जीएसटी है वो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है,
लेकिन एल्कोहलिक लिकर पर नहीं लगता। एल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या एल्कोहलिक लिकर पर कोई टैक्स नहीं लगता? लगता है। जो एल्कोहलिक लिकर है इसके ऊपर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, ठीक है। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस अप्लाई करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है आइटम्स आउट ऑफ जीएसटी। कुछ ऐसी आइटम्स और भी हैं अल्कोहलिक लिकर को छोड़कर जिनके ऊपर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ 5-6 आइटम्स हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। पेट्रोलियम क्रूड, जिसको कि आप कच्चा पेट्रोल कहते हैं। हाई स्पीड डीजल HSD, मोटर स्पिरिट, मोटर स्पिरिट को आप पेट्रोल भी कहते हैं, तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। नेचुरल गैस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो इनके ऊपर क्या लगता है फिर? इनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती है, जीएसटी नहीं है अभी। लगेगा जीएसटी, इनके ऊपर भी लगना शुरू हो जाएगा लेकिन आने वाले टाइम में। लेकिन अभी टेम्परेरीली अगर हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी इस टाइम पे इन आइटम्स के ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा। कितने आइटम्स हैं ये? 6 आइटम्स हैं, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है अभी। फॉर एग्जाम्पल टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। अगर हम टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें, इनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही है, साथ ही साथ इनके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिट फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? छूट। अब देखिए, अगर आपको जीएसटी पे करना है या आप जीएसटी पे करने के लायबल हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अंडर जीएसटी एक्ट आपको रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका अगर टर्नओवर किसी स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा नहीं है तो उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर या सेल, एक साल में जितनी आप सेल कर रहे हो, अगर आपकी सेल जो है वो 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख से नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ेगी, आपको छूट है। लेकिन ये लिमिट है कहाँ कहाँ? 10, 20 और 40 की। बात करते हैं इस बारे में थोड़ा और डिटेल में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट्स अलग है, और अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज के कॉम्बिनेशन में एग्जांपल है आपका रेस्टोरेंट का, जहाँ पे गुड्स भी मिलती हैं और सर्विसेज भी मिलती हैं।
तो अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिमिट है, और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या लिमिट है, या फिर अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिमिट है, इस बारे में बात करते हैं। तो अगर स्टेट्स हैं MMNT, व्हाट इज MMNT? अगर स्टेट्स हैं मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, MMNT, और सेल्स हैं आपकी एक साल में 10 लाख या 10 लाख से कम, साल में आपकी जो सेल्स हैं वो 10 लाख हैं या 10 लाख से कम है, तो ऐसे में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। ये लिमिट बढ़ जाएगी अगर आप इन स्टेट्स में हैं: पुडुचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये लिमिट बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी जो सेल्स हैं अगर वो 20 लाख या 20 लाख से कम है तो आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। और इन सब को छोड़कर अगर आप किसी अदर स्टेट्स में आते हैं, अगर आप अदर स्टेट्स में आते हैं तो लिमिट और ज्यादा बढ़ जाएगी, 40 lakhs की लिमिट है। ठीक है जी, दोबारा करें फ्रेश पेज पे। लिमिट फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन से छूट चाहते हैं तो आपको 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख की टर्नओवर के हिसाब से छूट मिल सकती है। टर्नओवर को आप सेल भी कहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या फिर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हैं। अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और आप MMNT इन स्टेट्स में हैं: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और आपकी जो सेल्स हैं वो 10 लाख से नीचे हैं, तो आपको रजिस्टर नहीं करना। और इन स्टेट्स में, इन 4 स्टेट्स में अगर आप 10 लाख से ज्यादा के गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर कराना जरूरी हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 7 स्टेट्स हैं, पुडुचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन 7 स्टेट्स में आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं लेकिन 20 लाख से ज्यादा नहीं कर रहे, तो आपको रजिस्टर नहीं करवाना। और अगर आप अदर स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो 40 लाख तक आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो MMNT और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में कर रहे हैं तो 10 लाख, और इनको छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट्स हैं, अदर स्टेट्स, तो लिमिट है 20 लाख। दैट मीन सर्विसेज के केस में आपकी जो लिमिट है वो कम है। गुड्स के केस में हाईएस्ट लिमिट 40 है, सर्विसेज के केस में जो लिमिट है वो कम है। ये चार्ट अच्छे से
आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉम्पोजिशन स्कीम की। बेटा जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ना, वो स्मॉल बिजनेस पर्सन के लिए है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए है। वो छोटे छोटे से बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जिनका एक साल का टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं है। उनको ना जो गवर्नमेंट है वो कुछ छूट देती है, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को कुछ छूट देती है। क्या छूट देती है ये तो हम तब करेंगे जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, उनके लिए जीएसटी का रेट कम है, उनको रिटर्न्स भी कम फाइल करनी पड़ती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स को। क्या एडवांटेजेस हैं डिटेल में हम तब करेंगे जब हम कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें ये जानना है कि स्मॉल बिजनेसेस अकॉर्डिंग टू जीएसटी क्या हैं, कौन से बिजनेसेस ऐसे हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। करते हैं। यहाँ पे भी एक चार्ट बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, गुड्स बना रहे हैं आप, या फिर गुड्स में डील कर रहे हैं, गुड्स को खरीद के बेच रहे हैं, या फिर आपका रेस्टोरेंट है, ये एक केस बनेगा। और अगर आप सर्विसेज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का मिक्सचर बना रहे हैं तो अलग कैटेगरी बनेगी। ये गुड्स की कैटेगरी है और ये सर्विसेज की कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट भी आता है आपका। ठीक है जी। क्या लिमिट है यहाँ पर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, जैसे हमने पिछले में किया था, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थी, एंड अदर स्टेट्स। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो 75 लाख तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर इन स्टेट्स के अलावा दूसरी स्टेट है कोई, तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर के केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और यहां पर 50 लाख तक, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक का है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हैं। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में क्या क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, दैट मीन्स MMNT, MMNT तो आता ही है, साथ में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ये सब आते हैं। तो अगर आप इन स्टेट्स में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ये एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स में आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 75 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आप स्मॉल बिजनेस कहलाएंगे और आप कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इन स्टेट्स के अलावा किसी और स्टेट में हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल बिजनेस कहलाएंगे और कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज के केस में 50 लाख तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं आज का सेशन। 9th पॉइंट से हमने डिस्कस किया था
जीएसटी रेट्स, 4 स्लैब्स हैं जीएसटी रेट्स की, 5%, 12%, 18%, 28%, और इसके अलावा एक जीरो रेटेड वाली स्लैब भी है। अगर आप इंट्रा स्टेट की बात करें जहां पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना है, वहां पे यही स्लैब 2 हिस्सों में बट जाती है, और जहां पे आपको सिर्फ आईजीएसटी पे करना है वहां पे आपको इस स्लैब के हिसाब से पे कर देना है। नेक्स्ट फीचर है अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर पे इस टाइम पे जीएसटी नहीं है, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती है। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा, वो आइटम्स ये 6 हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अगर हम बात करें टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स की, तो इनके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है। जीएसटी के अंडर हर बिजनेस को रजिस्टर करना है, लेकिन कुछ स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की छूट है। ऐसे बिजनेसेस कौन से हैं जिनकी टर्नओवर 10, 20 या 40 लाख की स्लैब में आती है? इसके लिए ये चार्ट बनवाया है मैंने आपको। अगर आप सिर्फ खुद सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की लिमिट अलग है, और अगर आप सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की लिमिट अलग है। अगर आप खुद सप्लाई कर रहे हैं और आपकी स्टेट्स है एमएमएनटी, ऐसे में आपको 10 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। दैट मीन्स 10 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इन 7 स्टेट्स के केस में 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और अदर स्टेट्स के केस में 40 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है। सर्विसेज के केस में आपके पास 2 ही स्लैब्स हैं, 10 लाख वाली एंड 20 लाख वाली। एमएमएनटी में 10 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, अदर स्टेट्स के केस में 20 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। एंड लास्ट हमने कॉम्पोजिशन स्कीम किया था जिसमें हमारी लिमिट्स हैं 50 लाख, 75 lakhs एंड 1.5 crores। और कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, इसलिए इसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए कॉम्पोजिशन स्कीम का, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।